हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, समझो इसको। हमने कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 चार्जेस किसी सेपरेशन पे रखे होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स को क्या नाम दिया गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ या नेचर ऑफ चार्जेस। सेम होंगे तो रिपल करेंगे, डिफरेंट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। इतना क्लियर था, ठीक है। चलो तो मान लेते हैं कि भाई ये दो चार्जेस आर सेपरेशन से जो है सेपरेट हो रखे हैं, तो इनके बीच में फोर्स कितना था, कितना लगा था फोर्स, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इतना फोर्स लगता था। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे इसको, F वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखता हूं, ये मल्टीप्लाई बाय आर कैप हो जाता, ठीक है ना, ऐसे लिखते थे। तो देखो ध्यान से कि अगर दो चार्जेस किसी सेपरेशन से सेपरेट हैं तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इन दिस केस कि जो हमने दोनों पॉजिटिव लिए हैं, कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे। पढ़ा था ये सब कूलम्स लॉ में, ठीक। अब देखो, अब हमें यहां पे एक चीज समझनी है कि भाई ये चार्ज और ये चार्ज के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट है। जैसे मान लो कि ये बोर्ड है, अगर मुझे इस बोर्ड पे फोर्स लगाना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल कांटेक्ट के साथ पुश करना पड़ेगा। हमें पता है फोर्सेस दो टाइप की होती है, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कांटेक्ट करके इसको पुश करना पड़ेगा, ठीक है। बट क्या ये इसको कांटेक्ट में है, ये तो सेपरेट है, तो फिर ये फोर्स कैसे लगा रहा है। जैसे याद करो 11th में क्या पढ़ा था हमने ग्रेविटी में, कि दो मासेस होते थे m1 और m2, और ये दोनों मासेस के बीच में क्या होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो तो हमेशा अट्रैक्टिव ही होता था, ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन नेचर, ठीक है। तो कितना होता था फोर्स, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। याद आया कुछ, याद आया कुछ 11th का, याद है ना। तो देखो इतना फोर्स होता था, तो यहां पे भी क्या अर्थ और सन के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है, नहीं है, लेकिन फिर भी फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटी की लग रही है ना, ग्रेविटी फोर्स। तभी तो वो अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अर्थ और मून के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तभी मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कुछ टाइप, ये फोर्सेस जो है कैसी फोर्सेस हैं, ये है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब ग्रेविटी के केस में क्या होता था, याद करो क्या पढ़ा था कि ये क्या जनरेट करता था, ग्रेविटेशनल फील्ड। जो फील्ड यहां पे जाती थी और उस फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगता था। सेम यहां पे ये चार्जेस क्या जनरेट कर रहे हैं, ये चार्जेस जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो कि पहले हम इससे इस पे फोर्स निकालेंगे तो ये चार्ज क्या कर रहा होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा अपनी। जब ये चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा तो उस टाइम पे दिस चार्ज इज नोन एज सोर्स चार्ज। जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंसीडर करते हैं उस चार्ज को बोला जाता है सोर्स चार्ज। आगे बात समझ में, क्या बोला मैंने कि जो जिस चार्ज की हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं उस चार्ज को क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज, ठीक है। और जिसके ऊपर हम फोर्स निकालते हैं दैट इज टेस्ट चार्ज, ठीक। अभी क्लियर करूंगा अच्छे से, सुनो पहले कि मान लो कि चलो मैं इससे इस पे फोर्स निकालना है, ठीक। तो इसने क्या करा होगा, उस टाइम पे ये क्या रहा होगा, सोर्स चार्ज। तो इसने क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ फैल गया होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो एरिया इसके चारों तरफ जिसमें अगर मैं कोई दूसरा चार्ज रख दूं, जिसमें अगर कोई मैं दूसरा चार्ज रख दूं तो उस चार्ज पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। दैट एरिया, दैट रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, ठीक है ना। अब उसके रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके अलग अलग होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इससे। लेकिन फिलहाल ये समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला कि सोर्स चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें अगर मैं कोई भी दूसरा चार्ज कहीं पे भी रख दूं तो उस पे क्या लगे, फोर्स लगे। चार्ज रखने पे फोर्स लगेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मेरे कोई न्यूट्रल बॉडी रख दी और उस पे फोर्स लग जाएगा, नहीं। मैंने पेन रख दिया, पेन पे फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी है, समझो। चार्ज्ड ऑब्जेक्ट रखने पे फोर्स लगेगा, समझो बात। तो उस रीजन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। और जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। जिस पे लग रही है उसको टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मान लो
कि देखो ध्यान से, मान लो कि मेरे पास एक चार्ज है Q, ठीक, इससे R डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा मैंने Q0। अब Q0 क्या है बेटा यहां पे हमारा, Q0 इज टेस्ट चार्ज। नाउ टेस्ट चार्ज क्या होता है, हमने यहाँ पे दो चीज पढ़ी थी, एक पॉइंट चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या बताया था मैंने कूलम्ब्स लॉ में, कि जब चार्ज का जो डायमेंशन है, चार्ज का जो डायमेंशन है मतलब उसका जो स्फेरिकल कंसीडर करते हैं हम यहाँ पे, तो उसका जो रेडियस है वो सेपरेशन से क्या है, बहुत छोटा है, देन दैट चार्ज इज नोन एज पॉइंट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या चीज है, टेस्ट चार्ज क्या होता है बेटा, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, एक बहुत स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है टेस्ट चार्ज। ये समझ लो कि इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज, ठीक, जिसके ऊपर हम फोर्सेस निकालते हैं, जिसके ऊपर हम फोर्सेस निकालते हैं, मतलब इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे। किस पॉइंट पे रखेंगे, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होगी। मान लो मुझे कहीं पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे उठा के मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया। अब इस चार्ज के लिए है क्या चीज, कि ये चार्ज किसी अपनी कोई मतलब दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा, ये चार्ज अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा, मतलब ये चार्ज इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। समझो बात, ये सिर्फ एक तरह समझ लो कि मार खाने के लिए रखा हुआ है, ये बस इलेक्ट्रिक फील्ड झेलेगा, अपनी कोई फोर्स इस पे नहीं लगाएगा। समझो बात, क्लियर। तो इसी चीज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज, समझ गए। तो देखो, अगर मान लो मैंने यहां से यहां पे r डिस्टेंस पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो दिस चार्ज इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है, जो फील्ड जनरेट कर रहा होता है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी होती है, जिसकी फील्ड हम कंसीडर करते हैं, दैट चार्ज इज सोर्स चार्ज। अब देखो, इसने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकली होगी इसके चारों तरफ के रीजन में, ठीक, फैल गया, मतलब स्पेरिकल अगर मानता हो तो स्पेरिकल में क्या होगा, 3 डायमेंशन कंसीडर करोगे, ये स्पेयर है, तो चारों तरफ समझ रहे हो बात, ठीक, इमेजिन कर पा रहे हो 3D में ऑल डायरेक्शन, ठीक है, ये अपनी ऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। यहां पे तो हम 2D में दिखा रहे हैं ना, लेकिन 3D में सोचो ऑल डायरेक्शन, ठीक। अब वहां पे मैंने कहीं पे जाके ऐसे करके ये चार्ज रख दिया r डिस्टेंस पे, ठीक, तो क्या होगा कि भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ये चार्ज रखा, तो इस चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इस चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब मैं अभी आपको समझाता हूं, बाद में आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, क्यों लगेगा, ये हम अभी इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से कि जब हम ये जनरेट कर रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, क्यों होती है अभी समझाऊंगा, पॉजिटिव से जनरेट कर रहा है। तो जब ये यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो इस पे लगेगी रिपल्शन की फोर्स, ऑब्वियसली रिपल्शन फोर्स लगेगी ना, दोनों पॉजिटिव है, रिपल करेंगे, ठीक है। तो देखो रिपल्शन फोर्स लगेगी, इधर की तरफ लगेगी। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो कितनी लगेगी रिपल्शन फोर्स, ये के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये लगेगी ना। मैग्नीट्यूड में बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना लगेगा, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये लगेगा मैग्नीट्यूड, और ये लगेगी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना। ऑब्वियसली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद है ना। तो देखो फोर्स लगेगा, ठीक, किधर लगेगा, इधर की तरफ। तो इसका मतलब समझो कि अगर मैं ये P पॉइंट उठा के यहां के अलावा यहां रख देता, किसी और डिस्टेंस पे रख देता, r/2 पे रख देता, मान लो P पॉइंट यहाँ पे, P1 पॉइंट यहाँ आ जाता, और ये चार्ज Q0 यहाँ आ जाता, तो क्या फोर्स सेम रहता, डायरेक्शन तो बदलता, चलो क्या मैग्नीट्यूड भी सेम रहता, नहीं रहता। आगे बात समझे, मैग्नीट्यूड चेंज कर जाता ना, क्यों करता मैग्नीट्यूड चेंज फोर्स का, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंडिंग ऑन r, मैग्नेटिक फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन r पे डिपेंड कर रहा है, r कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, r कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, r ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, समझो, ठीक। तो इसका मतलब कि ये जो फोर्स है ये सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब समझो उसको कि यानी इस पॉइंट पे, अच्छा चार्ज तो हमारा वही है टेस्ट चार्ज, और सोर्स चार्ज भी वही है, टेस्ट चार्ज भी वही है, सोर्स चार्ज भी वही है, तो फिर बदला गया, तो फिर
क्या बदला जिसकी वजह से फोर्स बदल गई? क्या इस R ने ऐसी किस चीज पे इफेक्ट डाला कि हमारे पास ऊपर हमारे जो ये चार्ज है उसके ऊपर फोर्स बदल गई? किस पे इफेक्ट डाला होगा? वो जिस चीज के ऊपर इफेक्ट डाला ना उस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हुआ क्या कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अलग और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अलग, और इसी वजह से इस पॉइंट पे फोर्स लगा अलग और इस पॉइंट पे फोर्स लगा अलग। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑल्सो डिपेंड ऑन सेपरेशन। समझो बात? किसी सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी तो सेपरेशन पे डिपेंड कर रही है ना? समझो आगे बात समझ में कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेशन पे डिपेंड कर रही है सोर्स चार्ज से, यानी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बाद में पढ़ेंगे, पर फिलहाल समझो कि R सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, यानी अगर मैं R की वैल्यू चेंज करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग जगह पे क्या होगी? अलग अलग होगी। क्लियर? समझ गए बात? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो डिपेंड ऑन R। ठीक, तो अगर मैं एक चीज समझूं कि भाई यहां पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी है, ये भी तो क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ठीक, तो वो क्या हो, कैसे पता चलेंगे? वो ऑब्वियसली हमारे पास तीन चीजें हैं यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू नॉट और फोर्स। तो ऐसा कुछ होगा कि भाई इन तीनों में कोई रिलेशन होगा जो E की वैल्यू बताएगा हमें। ठीक, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या नॉर्मली हम उसको क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं, पर वहां पे हमें समझना है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं किसी पॉइंट पे। समझो बात? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहां पे बोलता हूं उस चीज को, तो हमें उस चीज को समझना है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं वहां पे। ठीक है ना? कंफ्यूज मत करना बिल्कुल भी। ठीक, तो यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग है। उस चीज को बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट या फिर इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट कैसे डिफाइन किया गया? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन किया गया कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट वेक्टर है। ठीक है, समझाऊंगा कैसे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है ना, देखो पॉजिटिव ने जनरेट किया तो डायरेक्शन ये होगा ना, अवे फ्रॉम चार्ज। ठीक है, अभी चेंज होगा डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट या फिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। मतलब फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, मतलब उस ये जो टेस्ट चार्ज है और ये जो फोर्स लगा, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? डेफिनेशन लिख लो इसको अपने आप। क्या लिखोगे? कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। समझे? किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर? बिल्कुल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो यहां पे देखो, चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तब किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे कैसी क्वांटिटी मिलती है? अगर मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो कैसी क्वांटिटी मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहां से हमें बात समझ में आई भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली क्या क्या होगा इसके पास? डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो क्या क्या होगा इसके पास? इसके पास होगा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चीजें इसके पास होंगी। ठीक है ना? तो यानी जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वहां पे हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की बात करेंगे।
अब अगर मैं बोलूँ कि भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हैं, अगर दो वेक्टर इक्वल की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या इक्वल होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और उनका डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। आगे बात समझ में, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वेक्टर क्वांटिटीज को जो हम इक्वेट करते हैं दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज से, तो दोनों चीजें होनी चाहिए इक्वल, तभी वो इक्वल कहलाएगा। समझो बात, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इक्वल नहीं बोल सकते, वहां पे फिर हमें स्पेसिफिकली ऐड करना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल। ठीक है ना, समझो बात, ठीक है। तो देखो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड ये हो गया। अच्छा यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, देखो जरा, फोर्स की न्यूटन पर कूलम, तो ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, डायमेंशन निकाल सकते हो, चलो डायमेंशन निकालते हैं। चलो इसकी डायमेंशन याद है 11th में पढ़ा था, भूल गए? भूल गए तो रिवाइज कर लेना, ठीक है ना बेटा। डायमेंशन निकालना है, ठीक है। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, फोर्स की डायमेंशन क्या होती थी, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी mlt-2। चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, क्या चार्ज हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, तो Q इजिकल टू क्या होता है, IT, याद है। अब I को डायमेंशन की फॉर्म में कभी भी A भी लिख देते हैं और I भी लिख देते हैं, जो आपकी मर्जी लिखो, हम A लिख देते हैं, अलग सा लगेगा कुछ, ठीक है, एम्पियर के लिए। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी I की हो जाएगी A, और टाइम क्या है, T क्या है, टाइम सेकंड, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाती है, T, तो हो जाएगा AT। Q इजिकल टू IT होता है ना, तो देखो ध्यान से, यहां लिखेंगे हम IT जब लिखेंगे तो IT ये सब ऊपर जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, M, ठीक है, L कोई दूसरा है नहीं, ML, T की पावर कितनी हो जाएगी, -3, और I ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी MLT-3 I-1। आगे बस मुझे क्लियर। चलो अब देखो यहां पे हम कुछ समझते हैं। यहां पे हमने दो चीजें पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा इस पे, F इजिकल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, देखो Q0 इंटू E। क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, वही कूलम्ब्स फोर्स, तो उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं Q0 इंटू E। ठीक, इतना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो यहां पे हमने दो चीजें सुनी, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, अब समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी। एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी का मतलब यह समझो कि एक तरह की प्रॉपर्टी है, समझ लो कि उसमें अगर कोई चार्ज रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, तो वो एक तरह की चार्ज की क्या, जो चार्ज सोर्स चार्ज है उसकी क्या प्रॉपर्टी है जो वो जनरेट कर रहा है। ठीक, और इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ पुश और पुल। दोनों चीजों में कंफ्यूजन मत करना, बिल्कुल अलग अलग रख रहा दोनों चीजों को, ठीक है। कई बार सिंबल एक जैसा कर देता है, वो फील्ड स्ट्रेंथ को भी ई से डिनोट कर देता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स को डिफाइन करती है, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा फोर्स। ठीक, तो वो हो जाएगा पुश और पुल फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी है चार्ज की, जो सोर्स चार्ज है हमारा। ठीक है, बात क्लियर। ठीक, चलो आ जाओ देखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, हमने क्या कंसिडर किया था, एक सोर्स चार्ज कंसिडर किया था जिससे r डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ था, एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ था, इस पे क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, और ये सेपरेशन r है। ठीक, ऐसे कुछ पढ़ा था हमने, कितना फोर्स लग रहा था इस पे, फोर्स लग रहा था Q0 अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। बेटा देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे हमें ना वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला याद करना चाहिए। वेक्टर ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटीज़ का वेक्टर फॉर्म में याद करके ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे हम उसका डायरेक्शन और ये सब चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, तो इरिस्पेक्टिव कि हमें वेक्टर फॉर्म और मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म दोनों में अलग अलग याद करना, उससे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि आप किस में याद करो, सीधा वेक्टर में ही याद करो। वो ऑब्वियसली कन्वर्जन हो जाता है, लेकिन अगर याद मेमोराइज ही करना है तो किस में मेमोराइज करके फ़ायदा है, वेक्टर फॉर्म में। ठीक, तो देखो वैसे लिखना बहुत सिंपल है, कोई बहुत कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, आर कैप। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पढ़ा एट दैट पॉइंट, वो कितना पढ़ा अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट
टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज निकालता हूँ तो देखो मुझे कितना मिलेगा, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज अगर मैं यहाँ पे आ जाता है हमारे पास तो देखो क्या मिलेगा उधर, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमें मिल गया उस पॉइंट पे, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आगे बात समझ में, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, आर कैप क्या होता है यहाँ पे पद याद है, क्या होता है आर कैप? आर कैप होता है यूनिट वेक्टर, याद है वेक्टर थोड़े बहुत कूलॉम्स लॉ में डिस्कस किया था हमने। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया था, ये हमने एक पॉइंट चार्ज लिया था, क्या लिया था? पॉइंट चार्ज। तो इस डेरिवेशन को अलग से दिया होता है, तो कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात समझ लो कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो इसको एक अलग से डेरिवेशन बना के दिया रहता है। क्यों देना है? देखो अगर मैं आपकी इसकी हेडिंग से या किस चीज़ की डेरिवेशन है इससे बात करूँ तो क्या बोलोगे आप? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लो लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सिंपल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ऑब्वियसली डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा? आर कैप पे। ठीक, आर कैप किस पे डिपेंड? नेचर ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कूलॉम्स लॉ की अच्छे से स्टडी करो, अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में देखो वहाँ पे लिंक दिया होगा, वहाँ से स्टडी करो कूलॉम्स लॉ को अच्छे से, तो यह चीज़ें आपको और क्लियर अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है ना? चलो, अभी हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है ना? अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत बेसिक पढ़ा हमने अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना सीखा। ठीक है, फिर आपने याद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के होते थे, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। फिर कंटिन्यूस में भी हमने अलग अलग टाइप पढ़ा था। ठीक है, तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकालना शुरू करेंगे तो उससे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि हम रिप्रेजेंट कैसे करें। अभी हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर कैसा होता है? वेक्टर में ऑब्वियसली आपको याद है वेक्टर कैसा बनाते थे? ऐसे एरो बनाते थे डिनोट करने के लिए। ये तो होता था ये वेक्टर, जिसमें क्या होता था? ये टेल और ये हेड, ये क्या शो करता था किस डायरेक्शन में जा रही है और ये कहाँ से आ रही है, ये होता था। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर के पास होता है डायरेक्शन। तो एक चीज़ विजुअलाइज करने की बात सोचो कि अगर मैं एक रूम में हूँ, ठीक है, और उस रूम में मैं एक चार्ज रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ? एक चार्ज रख देता हूँ। अगर मैं एक रूम में और उस रूम में मैं एक चार्ज रख देता हूँ तो होगा क्या कि वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा, वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और मेरे पास उसको रिप्रेजेंट करने का कोई मेथड नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो डायरेक्शन क्या है, किधर जा रहा है, कहाँ से किधर आ रहा है, तो होगा क्या कि जब मैं उसको रिप्रेजेंट करूँ तो मुझे वेक्टर रिप्रेजेंट करने हैं। तो एक चीज़ समझो कि रूम में अगर मुझे एक रूम में खाली स्पेस में वेक्टर्स बनाने हैं तो वेक्टर्स तो कहीं से भी ओरिजिनेट होकर किधर को भी जा सकता है, इनफाइनाइट डायरेक्शंस। तो क्या पॉसिबल होगा उनके डायरेक्शन को इमेजिन कर पाना? इनफाइनाइट डायरेक्शन कहीं से भी जनरेट हो, कोई किधर को भी निकल रहा है, समझो बात। तो इसीलिए क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में माइकल फेराडे नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, फिजिसिस्ट साइंटिस्ट। ठीक, अपना नाम भी सुना होगा उसका कई जगह। ठीक, उसने क्या किया कि भाई ऐसे विजुअलाइज करना तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे विजुअलाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो 19th सेंचुरी में माइकल फेराडे ने क्या कि एक सिस्टम बनाया इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम बनाया, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसी सिस्टम को क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला गया। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसने इंट्रोड्यूस किया था? माइकल फेराडे ने। कब इंट्रोड्यूस किया था? 19th सेंचुरी में। ठीक, क्यों इंट्रोड्यूस किया था समझ पा रहे हो? ताकि मैं रिप्रेजेंट कर सकूं कि भाई एक पर्टिकुलर पैटर्न हो हमारे पास, कि भाई हमें पता चले डायग्राम देख के कि भाई इधर से इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर भी जा रही है, मतलब उसका पर्टिकुलर देख के ही समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये डायरेक्शन है। वो एक्चुअल में नहीं होती, समझो, दैट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन।
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मत सुना कि एरो निकल रही है वहाँ से, तीरें निकल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक रिप्रेजेंटेशन है बस खाली, और कुछ नहीं, फॉर स्टडी पर्पस। समझिए? चलो, तो अब हम कुछ चीज़ें समझते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। चलो, कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। अच्छा, एक चीज़ समझो कि अगर मैं कंडक्टर को चार्ज देता हूँ, चार्ज कहाँ जाता है? उसके सरफेस पे, याद है ना? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, सब पढ़ाया था? ठीक, नहीं पढ़ा है तो चेक करो, पता है ना कहाँ? डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अगर मैं इसको चार्ज दे दूं तो ये चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसके पूरे सरफेस पे। तो यहाँ पे हम इसको एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, तो हम मान लेंगे भाई कहाँ है? सेंटर पे। समझो ना बात? इसको एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। तो उसने क्या किया कि इस चार्ज स्फीयर के पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। समझो कि चार्ज स्फीयर के पास क्या रख दिया? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। अब हुआ क्या कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली क्या करना था? रिपल। इसने इसको इधर की तरफ रिपल कर दिया, रेडियल डायरेक्शन में रिपल कर दिया। ठीक, कूलम्ब्स फोर्स इज अ सेंट्रलाइज फोर्स, तो रिपल किया। तो उसको ये पता था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। अगर हमारा क्यू नॉट पॉजिटिव है, जो कि जनरली हम लेते हैं, क्यू नॉट इज पॉजिटिव, अगर जो चार्ज हमने रखा है वो पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये तो वेक्टर के साइन में कोई चेंज करेगा नहीं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा उस केस में। अगर जो चार्ज हमने रखा, जो टेस्ट चार्ज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, वो अगर पॉजिटिव है, तो उस पर जो फोर्स लगेगी उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें कोई साइन में चेंज करेगा नहीं, तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक, अब दो वेक्टर में साइन सेम है, तो इसका मतलब उनका डायरेक्शन क्या है? सेम, तो दोनों का डायरेक्शन सेम। तो इससे हमें बात समझ में आई कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के पास रखते हैं तो उसमें फोर्स लगती है रिपल्शन की। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी क्या रहेगा? यही रहेगा। समझिए? तो उसने ये बोला कि भाई जो हमारा ये सोर्स चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जनरेट कर रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। समझो बात? कैसे जनरेट कर रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब ऑब्वियसली उसने उठा के यहाँ पे उतने डिस्टेंस पे यहाँ पे भी रखा तो उसमें वहाँ भी रिपल ही होगा, यहाँ रखा तो यहाँ भी रिपल होगा, यहाँ रखा तो यहाँ भी रिपल होगा। ठीक, तो उसने बोला भाई सब तरफ रख के देखा उसने, और सब तरफ क्या हो रहा था? वो रिपल ही हो रहा था, और सेम ऐसे ही रेडियली। तो उसने बोला भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? जनरेट करेगा। आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ऐसे ऐसे ऑल डायरेक्शन। तो उसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो ये पॉइंट टेल क्या है? ये शो कर रही है भाई यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, हमारा सोर्स चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, और जिधर जा रही है वो कहीं इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। अगर सिंगल चार्ज रखा है तो कहीं इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। ये पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ से हमें बात समझ में आई कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा? जनरेट करेगा। उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, निकलेंगे बाहर। समझ गए? क्लियर? अगर मान लो कि मेरे पास नेगेटिवली चार्ज स्फीयर होता तो क्या होता? देखो ध्यान से, अगर यही स्फीयर नेगेटिवली चार्ज होता, सेंटर पे मान सकते हैं, और इस स्फीयर से क्या रखा होता? कहीं पे क्यू नॉट चार्ज रखा होता जो कि पॉजिटिव होता। तो देखो अभी ये कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। क्यू नॉट कैसा है?
पॉजिटिव है तो फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, इधर लगेगा। तो अभी हमने पढ़ा सेम डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर की तरफ होंगे, इनसाइड, इनवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होंगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। आई बात समझ में? तो यहां से क्या समझे हम, यहां से हम ये बात समझे कि अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल जनरेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, विल जनरेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट एट, कहाँ टर्मिनेट हो रही है, टर्मिनेट हो रही है देखो हेड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट फ्रॉम एट नेगेटिव चार्ज। समझिए बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड डायरेक्शन में जनरेट करता है और नेगेटिवली चार्ज स्फीयर इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक, देखो समझो कि अगर मैं समझो कि अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक बहुत इनफाइनेटली स्मॉल टेस्ट चार्ज अगर मैं किसी फील्ड में रख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ, मान लो भाई फील्ड ऐसे है, इधर की तरफ है। ठीक, तो हमने अभी समझा कि अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ और वो फ्री टू मूव है, वो फ्री टू मूव है, उस पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो उसके पाथ को क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, वो फ्री टू मूव है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस के डायरेक्शन में ही उस पर फोर्स लगेगा। ठीक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो फोर्स इधर लगेगा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो फोर्स इधर लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच बीच में डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वो उसी पाथ में ऐसे करके चलेगा, कभी जब इधर है तो इधर जाएगा, इधर है तो इधर जाएगा, इधर है तो इधर जाएगा। तो यहां से क्या बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं इसके पाथ से भी तो डिनोट समझा सकता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देता हूं और वो फ्री टू मूव है, वो फ्री टू मूव है, तो उस चार्ज, वो चार्ज जो पाथ फॉलो करेगा, दैट पाथ विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिंपल, क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज की मतलब किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करना है, ये सब चीज़ें कि भाई क्या चीज़ नहीं करनी है, ये हमने इसमें सीखना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। ठीक, चलो तो सबसे पहले प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की भी थी बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या, देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव पे क्या होंगी, टर्मिनेट। अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। ठीक, पॉजिटिव जनरेट करेगा और नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगे। ठीक, आई बात समझ में? अब कभी कभी क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्ट्रेट लाइन में थोड़े ना होगी, वो तो कैसी भी हो सकती है। ठीक, कभी कभी ऐसे कर्व पाथ में भी होगी, ऐसे होगी। अभी समझेंगे आगे जब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बट समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व पाथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे तो मुझे समझ में आता है भाई कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेट लाइन है, सीधा यही होगा। यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो समझो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि अगर किसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करना है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, सॉरी, तो हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जा रही है उस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वो टेंजेंट का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन लगभग क्या लेंगे, सेम। कि ऐसा नहीं कि इधर जब टेंजेंट ड्रॉ करें टेंजेंट इधर की तरफ ले ली हमने, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रही है तो टेंजेंट का डायरेक्शन भी इधर ही की तरफ कहीं लेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट का जो डायरेक्शन है, दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। समझे क्या है पहली प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल जनरेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, एंड the direction of electric field at a point is represented by the tangent at that point
ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से जनरेट होंगे और नेगेटिव पे क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी। और अगर हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हम करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताएगी। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताएगी। क्लियर, समझ में आ गई पहली प्रॉपर्टी। चलो ठीक, तो लिख लीजिए इसको। क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड is generated from positive and terminated at negative, and the direction of electric field is represented by the tangent at a point on electric field lines। आगे बात समझ में, लिख लिया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। ठीक, आ जाओ, चलो शॉर्ट में यहाँ पे लिख देते हैं, जनरेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेटेड नेगेटिव। नोट्स बनाओ इसके, इसी तरह से बना लो। एंड टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है ना, समझो। ठीक है, हो गया। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखो कि मान लो कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज ऑब्जेक्ट रख दिया, कंडक्टर रख दिया, तो होगा क्या। देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज ऑब्जेक्ट या फिर कंडक्टर रख देता हूं तो कंडक्टर क्या करता है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जनरेट हुई। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगा, ये जो कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और सारा नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। पता है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने पढ़ा था वो नेगेटिव वाला रखा था, स्पेयर के नेगेटिवली चार्ज इस पे लिया था, चार्ज रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या बोलते हैं, जा रहा था। ठीक है, तो जब हम नेगेटिव चार्ज लगेंगे तो नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज में किधर फोर्स लगेगा, इधर की तरफ। ठीक है, तो जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर क्या हो जाता है, हमारा जो है पोलराइज हो जाता है, उसका जितना नेगेटिव चार्ज है। अब क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन अपना इजीली मूव कर सकते हैं कंडक्टर में। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना, ये प्रोटॉन नहीं है, नॉट प्रोटॉन। ये मत समझना कि भाई प्रोटॉन इधर चले गए इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ऐसा नहीं होता। प्रोटॉन नहीं जाते उधर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं। तो बोलोगे सर पॉजिटिवली चार्ज कैसे हुआ, समझो कि जब ये सारा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर जाएगा तो इसके कंपैरेटिवली ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे सारा प्रोटॉन चला गया, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो मूव नहीं करेगा। समझ गए बात। ठीक है, तो ये बिल्कुल कन्फ्यूजन मत रखना कि प्रोटॉन चला गया इधर, प्रोटॉन नहीं जाता। ठीक, तो यहाँ से ये पॉजिटिवली एक तरह का पोलराइजेशन हो गया कंडक्टर के अंदर। इंसुलेटर में चेंज नहीं होगी, ठीक है, या होगी तो उसमें क्या डाइपोल अलाइनमेंट होता है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव नहीं होते, लेकिन कंडक्टर में फ्री टू मूव होते हैं, तो ये चीज़ ईजिली हो सकती है। अब होगा क्या कि यहाँ पे हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है, और जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव इधर की तरफ, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये इधर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को। ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोलराइजेशन होता है तो सफिशिएंट होता है, लगभग एक्सटर्नल के बराबर हो जाता है कभी कभी, तो वो उसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। और इसी वजह से कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। समझिए बात। अब देखो उससे होगा क्या, ठीक, कि जब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर में एंटर करेंगी तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब किसी कर्व में परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं,
ऑब्वियसली इसके टेंजेंट पे ड्रॉ कर, मान लो इस पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हैं हमें परपेंडिकुलर, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो ये जो टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर एंटर कर जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एंटर परपेंडिकुलर और एग्जिट परपेंडिकुलर। अगर ये ऐसे ऐसे मान लो यहाँ तो अंदर तो जाएगी नहीं, कैंसिल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ये परपेंडिकुलर, समझे बात, ऐसे चल जाएंगी यहाँ से, ठीक है, फ्रॉम कंडक्टर, ऑलवेज एग्जिट, जो भी है इस तरह से। तो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एंटर और एग्जिट परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टिंग सरफेस से के परपेंडिकुलरली ही एंटर करेंगी और परपेंडिकुलरली ही क्या करेंगी, एग्जिट करेंगी। आगे बात समझ में, रीजन थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक। अब यहाँ पे समझो कि इसको और हम और अच्छे से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो समझो कि मान लो ये कंडक्टिंग हमारी चार्ज बॉडी है, ठीक है, कोई चार्ज बॉडी हमारे पास है, क्योंकि चार्ज बॉडी के में भी ये परपेंडिकुलर जाता है। तो हुआ क्या कि ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है, ये डिस्टेंस इक्वल होगी यहाँ से, होगी कि नहीं होगी। तो इस हर पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आगे पढ़ेंगे और अच्छे से, लेकिन समझो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोला जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। और मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो करनी है। तो होता क्या है कि क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एंगल पे यहाँ पे एंटर कर दी एक्सेप्ट 90, तो यहाँ पे एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो ये सरफेस इक्विपोटेंशियल भी नहीं रहेगा और जो है इसमें क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे जो हमारे चार्जेस रहेंगे उनको एक एक्सटर्नल फोर्स मिल जाएगा और वो एस्केलेट होकर अनस्टेबल हो जाएंगे। इस चीज़ को और अच्छे से समझना, ठीक है। तो देखो अगर 90 डिग्री पे एंटर नहीं करेंगी तो कैंसिल नहीं हो पाएंगी और कुछ ना कुछ फोर्स मिलेगा और हमारा चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए क्या होता है कि चार्ज बॉडी में वो परपेंडिकुलर एंटर और परपेंडिकुलर एग्जिट करती है और कंडक्टर में भी, ठीक है, क्योंकि इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कंडक्टर के जीरो होती है, ठीक। समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक। और अच्छे से पढ़ना फिर आ जाएगा समझ में, ठीक। चलो तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऑलवेज, शॉर्ट में लिखते हैं, ऑलवेज एंटर और एग्जिट चार्ज बॉडी इन परपेंडिकुलर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक। ऑल्सो कंडक्टर को भी क्या करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर और एग्जिट करेगा। एक क्वेश्चन आता है इसमें कभी कभी, एक क्वेश्चन आया था कई बार कि ऐसा एक डायग्राम दिया होता है उस और ऐसा पूछा होता है कि भाई बताओ इनमें से ऐसे करके एक ऐसे और एक ऐसे करके कुछ ड्रॉ की, 3-4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, जैसे समझो ऐसे ड्रॉ कर दिया उसने, ठीक है। तो पूछेगा भाई कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके एंटर करा दिया, तो हमें सिर्फ देखना है कि कौन सा वाला परपेंडिकुलर एंटर है, परपेंडिकुलर एग्जिट कर। जैसे ये वाला है, ये तो परपेंडिकुलर एंटर नहीं करना है, नहीं एग्जिट। ये एंटर तो कर रहा है लेकिन एग्जिट नहीं कर रहा है। ये एंटर भी परपेंडिकुलर कर रहा है और एग्जिट भी परपेंडिकुलर कर रहा है, तो ये वाला हमारा सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी। और सॉरी, ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, ठीक। समझ लो ना बात, ठीक, ओके। चलिए अब पढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। चलो तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी हमने पढ़ा कि इसमें इस पॉइंट पे जो टेंजेंट या हर पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगी, ठीक। तो थर्ड प्रॉपर्टी इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक। क्यों नहीं करेगी, समझो कि मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करा दिया इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गई। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने डायरेक्शन हो जाएंगे, 2 डायरेक्शन हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। समझिए बात, ठीक है, लिख लो चलो इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती, रीजन लिख लो यहां पे, बिकॉज इफ दे डू देन देयर विल बी मोर देन 1 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कि अगर वो करती हैं तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलो समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखो, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पॉजिटिव से जनरेट होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, ऐसे करके कुछ ना। तो नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। मतलब अगर सिंगल चार्ज भी होगा तो वो इनफाइनाइट तक जाएंगे, इनफाइनाइट मान लेंगे भाई, इनफाइनाइट पे जाकर टर्मिनेट होगी, वो जो कि इनफाइनाइट तो पता है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। अच्छा, अगर फॉर्म कर दिया तो क्या होगा? देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने क्लोज लूप फॉर्म कर दिया तो हमने पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है नेचर में, कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव इन नेचर। आपने पढ़ा होगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव नेचर, पढ़ा है, याद है कुछ? क्या होता है कंजर्वेटिव फील्ड? कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है कि जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में भी क्या होता है, जैसे मान लो कि वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का सरफेस है, तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल कितना है, रेफरेंस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल कितने ले लेते हैं हम, इनिशियल 0 ले लेते हैं, समझे। रेफरेंस पॉइंट पे हम जनरली 0 मान लेते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर मैं h हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते थे, mgh, याद है कुछ थोड़ा बहुत, ठीक। अब अगर मैं ऐसे करके लेके जाऊँ तो भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी mgh तो वर्क डन भी तो mgh की है, ठीक। तो इसका मतलब कि कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है भाई रेफरेंस पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और इसके बारे में डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स के बारे में, कैसे हम फॉर्मूला को देख के ही बता सकते हैं कि फील्ड कंजर्वेटिव है कि नहीं है, ठीक। थोड़ा वेट कीजिए, आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से बहुत, ठीक। हम फॉर्मूला को देख के ही बता सकते हैं। अगर मान लो हमें नहीं दिया कि फील्ड कौन सी है और हमें सिर्फ फोर्स का फॉर्मूला दिया है तो हम सीधा फॉर्मूला को देख के बता सकते हैं कि फील्ड कंजर्वेटिव है कि नहीं है, ठीक है ना। पर फिलहाल अभी यहाँ पे डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है उसका, आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक। नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है, और आप बोर हो जाओगे, ठीक। चलो फिलहाल इतना समझो कि कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं करता था ना, इतना तो याद ही होगा थोड़ा बहुत, ठीक, नहीं करता था पाथ पे डिपेंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इसी टाइप की फील्ड होती है, यहाँ पे ही वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर ये क्लोज लूप बना देगा तो हमारा वर्क डन पाथ पे डिपेंड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कंजर्वेटिव इन नेचर नहीं रहती उस केसेस में। तो इसका मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो इस चीज़ को क्या कर जाएगा, वॉयलेट कर जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। इसका मतलब यह है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। और याद करो हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स, तभी तो सिर्फ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी, ठीक है ना। तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, क्योंकि कंजर्वेटिव है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं,
फोर्थ प्रॉपर्टी, आयो ठीक। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है कि अगर मैं दो अपोजिट चार्जेस पास में रख दूं तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो बोला गया है कि भाई जब दो हम अपोजिट चार्जेस पास में रखेंगे तो वो अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने की वजह से वो अपने आर को क्या करना चाहते हैं, डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं। तो जब डिस्टेंस कम होगी तो स्ट्रेंथ क्या करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, बढ़ेगी। स्ट्रेंथ करेगी, क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बढ़ेगी। तो जब स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बढ़ेगी तो लाइंस के बीच में सेपरेशन भी क्या होगा, कम होगा। सेपरेशन कम होगा तो ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब क्लोज आएंगे। समझ बात, ठीक। तो इसी को एक प्रॉपर्टी बना के हम यहाँ पे लिख देते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। प्रॉपर्टी बना के लिख देते हैं। क्या लिखेंगे इसमें बताओ, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो लेंथ में क्या कर जाती है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ। क्लियर, चलो लिखो, टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ, टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ। समझो बात, बहुत सिंपल चीज़ है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ कब होगी, जब अपोजिट चार्ज होंगे। तो ऑब्वियसली ये चीज़ किसकी और डिनोट करेगी, अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन कब आएगी, कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ की, ऑब्वियसली किस केस में, अट्रैक्शन के केस में। और अट्रैक्शन का केस कब आएगा, अपोजिट चार्जेस के केस में। तो ये बना के लिख सकते हो इसमें भाई कि ये कब होगा, जब चार्जेस क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वो एक दूसरे की तरफ अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक। चलो अगर मैं दो सेम चार्जेस रख देता तो क्या होता, अब सोचो कि भाई ये तो अट्रैक्ट करेंगे नहीं, तो ये जो अपने बीच के सेपरेशन को कम करेंगे, बढ़ाएंगे, ये रिपल करेंगे। रिपल करेंगे तो दूर दूर जाएंगे। मतलब रिपल कौन कर रहा है, एक्चुअली में इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर रही हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे से दूर दूर जाएंगी। तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि ये क्या कर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में सेपरेशन बढ़ जाता है, पॉजिटिव जनरेट करता है ना। तो ये बोलते हैं एक्सपेंड लेटरली। ये क्या कर जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सपेंड कर जाती है। अब एक्सपेंड ऐसे तो करेगी नहीं, ऐसे ही करेगी। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सपेंड लेटरली, एक्सपेंड लेटरली। नोट करते चलिए, एक्सपेंड अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि भाई जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ, सिमिलर चार्जेस में एक्सपेंड लेटरली। नेगेटिव भी लेता तभी भी ऐसे ही होता, नेगेटिव भी लेता तो तभी ऐसे। तो बस डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आ रही होती है, टर्मिनेट हो रही होती है एक्सपेंड करके, ठीक है ना। क्या कर रही होती है, अब ऑब्वियसली चलो यहाँ पे बीच में क्या होता है, एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। न्यूट्रल पॉइंट कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑब्वियसली रिपल कर रही हैं तो सेपरेशन बढ़ेगा, तो बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा ना जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ही नहीं, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है ना। चलो तो एक्सपेंड लेटरली, ये किस केस में होगा, ऑब्वियसली रिपल्शन के केस में। और रिपल्शन कब होगा, जब सेम चार्जेस होंगे, ठीक है। तो अट्रैक्शन के केस में कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ, तो कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ शो करता, या तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ शो करता है अट्रैक्शन को, और एक्सपेंड लेटरली, ये जो एक्सपेंशन है लेटरली, ये क्या शो करता है, रिपल्शन को, ठीक। तो यहाँ से हम ये चीज़ भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंड हो रही थी उस टाइम पे, ठीक है। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि भाई कंडक्टर को क्या होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो पोलराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, पोलराइजेशन, नेगेटिव पॉजिटिव। ये क्या होता है, प्रोटॉन नॉट प्रोटॉन, पता है ना। ये जब जस्ट ड्यू टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो उसके कंपैरिजन में पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है, कंपैरेटिवली चार्ज हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है, पोलराइजेशन हो जाता है। तो देखो इसके अंदर क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है हमारी एक्सटर्नल अब इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो। इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो। तो
यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स। रीज़न समझ में आया क्यों हुआ? पोलराइजेशन की वजह से, क्योंकि उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है तो वो अपने अंदर ही एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, ठीक। बट अगर इसी की जगह मैं एक इंसुलेटर रख दूँ तो, अगर एक इंसुलेटर रख दें तो इंसुलेटर में तो कोई इस तरह का उतना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाता, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इजीली क्या कर जाती हैं? पास कर जाती हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर के इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, इसमें नहीं होगी। हाँ, इसमें थोड़ा डाइपोल अलाइनमेंट होता है, थोड़ा बहुत इफेक्ट डालता है, ठीक। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वगैरह पढ़ेंगे हम, देखिए। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको पॉइंट बना के, कांट पास थ्रू कंडक्टर, क्या नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कांट पास थ्रू कंडक्टर, और कैन पास थ्रू, किससे पास हो सकती हैं? इंसुलेटर से पास हो सकती है। अच्छा, इंसुलेटर में ये भी कंपलसरी नहीं होता कि 90 डिग्री के एंगल पे एंटर करे एग्जिट करे, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है ना। चलो, सिंपल सी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा, ठीक। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया, ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अब हम छोटी सी एक चीज़ देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली फील्ड लाइंस तो दो तरह की होंगी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो उनका छोटा सा एक देख लेते हैं 5 मिनट में, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, ठीक है, आ जाओ। दो टाइप की होती हैं, फर्स्ट यूनिफॉर्म, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि भाई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और सेपरेशन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करने का तरीका क्या है? ये देखो, द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी सेम। क्या होना चाहिए? सेम या कांस्टेंट सेपरेशन, ठीक है। तो उसको बुलाया जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है भाई? इधर से इधर जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये क्या डिनोट कर रही है? ऐसे ही बनी होती है कई जगह, ये क्रॉस बने होते हैं, और इनके बीच में भी सेपरेशन क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। अगर डिफरेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएंगी? वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएंगी। तो ये जो सिंबल होता है ये शो करता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर इनवर्ड, ये ऑन द प्लेन है और ये परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन शो करती है, ठीक है ना। कई जगह पे क्या बना होता है? कई जगह पे ऐसे बना होता है, ये डॉट बने होते हैं। ये क्या शो करते हैं? ये शो करता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन। इन तीनों में कॉमन क्या है? ये ऑन द प्लेन, ये परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर कॉमन क्या है कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इनके बीच में सेपरेशन क्या है? इक्वल है। तो ये भी तब ये उस केसेस में क्या कहलाएंगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक। तो देखो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज करेगा, सेपरेशन भी चेंज करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो इनको भी नॉन यूनिफॉर्म बना सकता हूँ। इनमें सिर्फ हम एक करके देखेंगे, बाकी तुम कर ही सकते हो, बाकी आप कर ही सकते हैं। क्या इसको क्या करना है? सेपरेशन अलग कर देना है ना यार, ठीक, समझिए। तो देखो, पहले वाले को करके दिखता है नॉन यूनिफॉर्म, ऑब्वियसली सेपरेशन चेंज कर जाएगा, तो सेपरेशन चेंज करके देख लेते हैं। अभी सेपरेशन शो करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे सेपरेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी, जहाँ पे सेपरेशन कम होगा वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है ना। नोट कर लो इस चीज़ को कि सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर पॉइंट पे क्या होगी? सेम होगी, ठीक। चलो देखो,
अगर मैं एक सिंगल पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो ये यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? ध्यान से देखो, बताओ, खुद से सोचो पहले, क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? देखो सेपरेशन चेंज कर रहा है। सबसे ज़्यादा क्लोज कहाँ है? पास में। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा? जितना क्लोज टू द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज टू द चार्ज। और ऑब्वियसली आर क्या होगा? वहाँ पे कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक। और जैसे दूर जाता है तो स्ट्रेंथ कम होती है। इनफाइनाइट पे जीरो मान लेते हैं, क्योंकि आर इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक। तो ये भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। अगर इसकी जगह नेगेटिव चार्ज हो जाता हूँ, टर्मिनेट होती है नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट से मानते हैं। सिंगल चार्ज के केस में हम मानते हैं कि भाई पॉजिटिव है तो इनफाइनाइट पे जा रही है, नेगेटिव है तो इनफाइनाइट से आ रही है। तो यहाँ पे भी देखो सेपरेशन चेंज कर रहा है, तो ये भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक। चलो और देखते हैं। अब अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रख दूँ, देखो ध्यान से, जनरेट टर्मिनेट, जनरेट टर्मिनेट। ठीक है। यहाँ पे ये दिखा रही है कि भाई ये इनफाइनाइट से आ रही है और ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जा रही है। समझ रहे हो ना? ये चीज़ ऐसा मत सोचना कि हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी ये भी होती है, दे आर कंटिन्यूस इन नेचर। ऐड कर देना वहाँ पे, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑल्सो कंटिन्यूस इन नेचर। ठीक, यहाँ से ऐड कर देना। ठीक। तो देखो ये इनफाइनाइट से जा रही है और इनफाइनाइट से इस पर आके टर्मिनेट हो रही है। ऐसा मत सोचना ये क्रैक हो गई बीच में कहीं पे। ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है ये कैसी हैं? नॉन यूनिफॉर्म है। ये भी देखो सेपरेशन चेंज कर रहा है। यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम सेपरेशन है, क्लोज टू द चार्ज, तो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वीक है। ठीक, दूर पे। तो ये भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। अगर तो सेम चार्जेस, ये भी बताओ क्या होगा? ये देखो रिपल करेंगी, ये बनाई थी जिसमें न्यूट्रल पॉइंट आया था। ये भी कैसा है? फटाफट बना लो इसको। नॉन यूनिफॉर्म है कि नहीं है? देख लो, अगर दोनों नेगेटिव है तो डायग्राम ऐसे ही बोल रहे हैं, पर कोई नहीं, समझ में तो आ रहा होगा। ठीक, अपने अच्छे से बनाओ इनको, साफ साफ। इनफाइनाइट से आ रही है कहीं से, देखो सेपरेशन, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, आई होप आ गया होगा थोड़ा बहुत समझ में। ठीक, नहीं आया तो फिर से देखो एक बार, नोट्स बनाओ अच्छे से। ओके, गुड लक।